नमस्कार साथियों, मैं भूमिका भोपाल दूरदर्शन केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के मन पसंदीदा कार्यक्रम खेल समय में। और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, जब उन्होंने पत्थर उछाला तो ये पत्थर समुंदर को पार करते हुए दौड़ते भागते फाइनली शिखर पर पहुंच गया। वो शिखर जिसका नाम है आयरन मैन। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी दो शख्सियत से जिन्होंने ऐसे पत्थर उछाले कि हमारे देश का नाम रोशन हो गया। आइए आपको उनसे परिचित कराती हूँ। हमारे बीच सबसे पहले मौजूद हैं प्रवीण सपकाल जी। प्रवीण जी जो हैं वो खुद आयरन मैन रह चुके हैं और उन्होंने देश को अब तक लगभग 13 आयरन मैन दिए हैं। तो ऐसे कोच का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में एक छोटी मेहमान भी हैं जो अभी छोटी हैं लेकिन उनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। जी हाँ, वो 13वीं आयरन मैन है हमारे भारतवर्ष की। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं पावनी जी का, पावनी सपकाल जी, जो अभी रिसेंटली जो हैं अपना नाम रोशन करके आई हैं, अपने देश का नाम रोशन करके आई हैं। तो मिस्टर सपकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जब हम ये इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे थे तो बहुत जानकारी हमें नहीं है आयरन मैन कंपटीशन के बारे में, और आई थिंक हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो खुद भी ये जानना चाहते हैं कि दरअसल ये कंपटीशन होता क्या है। तो प्लीज़ बताएं। जी, आयरन मैन एक ट्रायथलॉन है जो कि वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉरपोरेशन द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में आयोजित की जाती है। इसमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जैसे आयरन मैन 5150, 70.3, देन आयरन मैन 140.6। ओके। तो इसके जो अंक है उसका मतलब होता है कि उतना डिस्टेंस हमें माइल्स में तय करना है टोटल। अच्छा। जैसे है हम आयरन मैन 70.3 की बात करते हैं तो उसमें 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, उसके बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग, उसके बाद 21.1 किलोमीटर रनिंग होती है। ओके, तो यानी हमें तैरना भी है, हमें दौड़ना भी है और हमें साइकिल भी साइकिलिंग भी चलानी करना है। है, जी। ओके ओके, ऐसे क्लब करके ये कंपटीशन जो जीतता हाँ। है उसे आयरन मैन की उपाधि जी, दी जाती है। जी। ओके, अब मुझे आप ये बताइए कि पहली बात तो आपकी त्वचा से आपकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आपकी जो उम्र मेरे पास लिखी हुई है उस हिसाब से आप काफ़ी युवा दिखाई देते हैं। जी। तो ये अपने आप को युवा रखने के लिए बचपन से स्पोर्ट्स आपने चुना या फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप इस क्षेत्र में आए? नहीं, हम भारतीयों की सबसे पहली प्राथमिकता होती है पढ़ाई करना और पैसा कमाना, तो जॉब और बिजनेस जो भी करना हो। तो मेरे साथ भी वही था, मैं भी बचपन से कभी स्पोर्ट्स में नहीं रहा, कभी सोचा भी नहीं कि मैं स्पोर्ट्स करूंगा। कौन दौड़ेगा, कौन थकेगा, तो ये मेरी बकेट लिस्ट में था ही नहीं कभी स्पोर्ट्स करना। अच्छा अच्छा, तो आपने पेशे से आप क्या रहे हैं सर? मैंने पढ़ाई लिखाई सिविल इंजीनियरिंग की है और पेशे से भी सिविल इंजीनियर हूँ, लैंड सर्वे करता हूँ। ओके ओके, और फिर कैसे आना हुआ इस कंपटीशन में? तो जब हम काम धंधे में आते हैं तो फिर हमें पैसा कमाना तो हमें रात दिन नहीं दिखता है, लगातार मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और कुछ कुछ बुरी आदतें भी लग जाती है। तो इन सब का कम्युलेटिव इफेक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर। जब हम 30-35 साल के होते हैं तब हमें दिखाई देना चालू होता है। जी। तो मेरे साथ भी वही हुआ था। मुझे सबसे पहले अस्थमा डिटेक्ट हुआ सन 2007 में। उसके बाद धीरे धीरे उसको भी इग्नोर कर दिया, काम चल ही रहा था दवाई से। फिर बीपी आया, ब्लड प्रेशर, फिर और ये अस्थमा और बीपी जो है आपको ये 35 साल की उम्र में आ गया? हाँ, 35 साल, मतलब 2007 में ही आ गया था मुझे। तो फिर उसका जब मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस हुआ तब मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गया था। मेरे लिए उठना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मेरे दिनचर्या के जो रोज़ के काम होते वो करना ही मुश्किल हुआ था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने पैसा कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य की दौलत गंवा दी। बिल्कुल, जबकि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया ही होता है। ओके, तो फिर कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? मतलब आप बिस्तर पे हैं और अचानक से कैसे लगा कि यार ये आयरन मैन बन जाना है? तो इसके लिए धन्यवाद जाता है सोशल मीडिया को। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तब एक न्यूज़ मिली कि मिलिंद सोमन जी ने आयरन मैन किया है उस ज़माने में। अच्छा। ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिलिंद सोमन तो हमारे ज़माने के सुपर मॉडल रह चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आयरन मैन क्या होता है? तो फिर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इसमें इतनी सारी स्विमिंग होती है, इतनी सारी रनिंग होती है, इतनी साइकिलिंग होती है। और मुझे अपने आप पे शर्म महसूस हुई, लानत फील हुई, क्योंकि मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ। मैं मिलिंद सोमन से 10 साल छोटा हूँ और मैं तो बिस्तर पे पड़ा हूँ, एक काम भी नहीं कर सकता इन तीनों में से। उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। तो तब अपने आप में थोड़ा सा शर्म महसूस, तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में भी कुछ करना चाहिए। तो आप
आपको जो है आपका जो इंस्पिरेशन है वो मिलिंद जी आपके रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो आपने किस कोच को सुना, कैसे शुरुआत की, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। तो उस समय कोच तो ज़्यादा होते नहीं थे, भोपाल में तो खैर अभी भी कोई कोच नहीं है। अच्छा। और मैं गया था साईं एकेडमी और स्टेडियम, तो वहाँ से भी ये कहकर निकाल दिया कि ये हाँ तो आपके बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि उम्र आपकी ज़्यादा हो चुकी थी। ओके ओके। मैं करीब 40 क्रॉस कर चुका था जी। तो धीरे धीरे ऑनलाइन रिसर्च कर करके खुद ही सीखा, खुद ही मेहनत की, खुद ही किया है। और मैंने एक इंसिडेंट और बताता हूँ, एक कोच है पुणे में, तो उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था जी। लेकिन जब उनको मैंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई तो उन्होंने भी फिर रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से कोचिंग के लिए। ओके। तो वो तो मतलब ये प्रॉब्लम तो रही है हमारे शुरू तो यानी आप खुद के ही गुरु हुए, पर जैसा कि मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आप खुद आयरन मैन रहे हैं, लेकिन आपने लगभग 13 आयरन मैन हमारे देश को दिए हैं। यानी ये हमारे देश के सुपर कोच हैं जो आयरन मैन तैयार करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक और शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो 13वीं आयरन मैन है, वो है पावनी। पावनी, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कोच जो हैं इनका आपसे कैसे कनेक्शन हुआ, कैसे मिले आप इन कोच से? ये जो कोच है ये मेरे ही पापा हैं। ओह, तो ये पिता और बिटिया की जोड़ी है, दोनों आयरन मैन है। तो अब बताइए ज़रा, पापा जब कोच बनते हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहता है? पापा जब कोच बनते हैं तो एक्सपीरियंस डरावना नहीं रहता, काफ़ी अच्छा रहता है। अब आपके पापा या आपके कोच है तो ये आपके लिए बिल्कुल मिठाई पे मिश्री जैसा हो जाता है। और जो भी हमारी ट्रेनिंग रहती थी वो हम पूरी साथ में होती थी, कभी मेरा मन नहीं करता तो कभी पापा का नहीं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में ही लेके चलते रहते हैं। क्या बात है। अच्छा, पावनी जो है वो अभी अभी ये जो खिताब है आयरन मैन का वो जीत के आई है। छोटी सी हैं, सिर्फ 18 वर्ष 3 दिन में इन्होंने जो है आयरन मैन की उपाधि जीती है। पावनी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि कैसे प्रैक्टिस की और उसके बाद कैसा कंपटीशन होता है, जहां दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, उनकी किस तरीके की तैयारी होती है, प्लीज़ बताएं। मैंने इसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करनी पड़ती है, तो स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। शुरू से मैं सब करती आ रही हूँ। और इसमें जो मेरी आयरन मैन की ट्रेनिंग है जो ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी तो वह अप्रैल से हुई थी इसी साल के। उसके बाद ये ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आता है। और मेरे तो पापा ही मेरे कोच थे, तो फिर हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी ऐसे ही प्लान करते थे कि साथ में हो जाएं। और फिर ये ट्रेनिंग सेशन के बाद मेरा जो इवेंट था वो अभी अगस्त में ही था। और ये इवेंट्स यूजुअली संडे को होते हैं और एक ये इंटरनेशनल इवेंट है। और ये मेरा इवेंट फ़िलीपींस में था। मैंने फ़िलीपींस में जाके ये इवेंट किया था। वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे फ़िलीपींस में एथलीट्स आए थे हर जगह से, नए नए। वहाँ पे आपको साइकिल्स वगैरह देखने को मिलती है, इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं उस इवेंट तो के लिए। पावनी कहीं भी नर्वस नहीं हुई? ये पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है और एक नर्वसनेस होती है कि पता नहीं क्या होगा, और बाहर के लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनकी तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी, तो कैसे अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करके रखा? ये नर्वसनेस तो ज़रूर हुई थी, कहीं बाहर जाके कुछ कर रहे हैं, कुछ नया है। पर मेरे साथ मेरे पापा भी थे और पूरी फैमिली का भी सपोर्ट था, किसी ने कभी मना नहीं किया। पूरी फैमिली साथ में लेके चल रही थी, तो कभी एक शक नहीं था कि कुछ बाहर जाके भी कुछ, इतनी ज़्यादा नर्वसनेस नहीं थी। यानी परिवार जब आपका और सपोर्ट करता है तो मुझे लगता है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो और 2 गुना हो जाता है। जैसा कि पावनी ने बताया कि उनके जो कोच हैं वही उनके पिता हैं, तो अब पिता की दृष्टि से कुछ सवाल करते हैं। सर, हम लड़कियों को इस समाज में एक नज़ाकत देने का बड़ा प्रेशर होता है कि सॉफ्टनेस होनी चाहिए, नज़ाकत होनी चाहिए। ऐसे में एक पिता होने के नाते आपको कभी नहीं लगता कि जब इसकी तैयारी हम करा रहे हैं, ये आयरन मैन बनने वाली है, इतनी स्ट्रांग होगी, तो कहीं ना कहीं कभी शादी में प्रॉब्लम ना आए, कोई चोट ना लग जाए, तो ऐसी परिस्थितियों को आप कैसे मैनेज करते हैं? आपको पता है सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ होती है? जी, बिस्तर पे सोते समय। क्या बात है। तो बिल्कुल सही। उस समय उसकी वजह से हम सोना तो नहीं छोड़ देते, जी जी। और हमें अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। पावनी के साथ भी आयरन मैन इवेंट से 5 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट हो चुका है। अच्छा। हम लोग साइकिलिंग जब कर रहे थे, पावनी के ऊपर एक पीछे से बंदर ने अटैक किया, वो साइकिल से गिर गई और काफ़ी स्पीड में थी, तो चोटें भी काफ़ी आई। और उस समय ज़रूर मुझे थोड़ा सा डर लगा था, पापा भी हूँ मैं उसका,
तो अंदर से वो थोड़ा घबरा भी गया था मैं कि नहीं बिटिया है मेरी, कुछ हो ना जाए और इसको। मम्मी की क्या भूमिका रहती है? उन्हें नहीं लगता कि खुद भी आप इतनी फिटनेस में आ गए हैं, मेरी बिटिया को भी जो है आपने आयरन मैन बना दिया है, तो ये माता का क्या इसमें रोल रहता है? बिकॉज पढ़ाई भी पावनी के साथ में होती होगी, तो ये कैसे सामंजस्य आप बनाते हैं? माता का सपोर्ट इसलिए बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उन्होंने मेरा रॉक बॉटम देखा है कि जब मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता था, तो उस हिसाब से तो उनको लगता है कि नहीं अभी तो बहुत अच्छा है, कम से कम दौड़ रहे हैं। तो यही लीगेसी मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, वो लोग भी फिट रहें, अपनी शरीर का महत्व समझे। तो इसलिए वो उनकी तरफ से बहुत सपोर्टिव है, वो काफ़ी जब भी हमें ज़रूरत होती है डाइट से लेके स्लीप से लेके सब वो सपोर्ट करती है। क्या बात है। आपने अभी डाइट का बोला कि माता जो है वो बहुत हेल्प करती हैं, और आप एक स्पोर्ट डाइटिशियन भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे एक ये पर्सनल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि बोला जाता है कि जब भी आपको तंदुरुस्ती के लिए काम करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, एथलीट बनना है, तो प्रोटीन शेक लेना पड़ेगा या कोई सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो आप प्लीज़ ये जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि ये सप्लीमेंट कितने सेफ होते हैं या कितने ज़रूरी होते हैं, या इनके बिना भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट होते हैं, एकदम बहुत ज़रूरी नहीं होता सप्लीमेंट लेना। और अगर हम अपनी डाइट से हमारा रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन है वो रिक्वायरमेंट अगर हम पूरी कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट वही है। और जितना बच जाए उतना आप एज ए सप्लीमेंट कोई भी प्रोटीन शेक ले सकते हो। और ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। बस धीरे धीरे करके उसको अपनी बॉडी को उसके लिए हैबिचुअल बनाना पड़ता है, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए। अच्छा, और बाकी हमारे जो नॉर्मल खाना हमारे घर में होता है उससे ही हमें सारे प्रोटीन्स और जो ज़रूरी तत्व हैं वो मिल जाते हैं, मोस्टली तो हो जाता है। मुझे एक चीज़ और सवाल है, आप खुद पुरुष हैं और पावनी हमारे पास हैं, छोटी जो लड़की हैं, युवती हैं अभी, तो क्या मेल और फीमेल का कंपटीशन अलग होता है, और क्या इनकी डाइट और प्रैक्टिसेस भी अलग तरीके से की जाती हैं, या एक जो पुरुष और महिला है वो एक ही तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? कंपटीशन तो एक ही तरह का होता है, बट एज ग्रुप के इस तरह से इनका मतलब मेल फीमेल ग्रुप भी अलग होते हैं, तो आपस में इन दोनों का मेल फीमेल का कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन इवेंट सेम होता है, टाइमिंग सब सेम होती है, सबको टाइम बराबर ही दिया जाता है। ओके। और ट्रेनिंग और डाइट दोनों की अलग अलग होती है क्योंकि दोनों का बॉडी कंपोजिशन अलग है। तो ईश्वर ने स्त्री पुरुष दोनों को अलग अलग बनाया है। अगर हम बॉडी कंपोजिशन देखें, फैट परसेंट देखें, मसल मास देखें, तो दोनों का अलग अलग है। इसलिए दोनों की ट्रेनिंग और डाइट दोनों चीज़ में डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। ओके, यानी जो खिताब है वो एक है लेकिन तैयारी अलग अलग है, और इसके विषय में और जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि महिला और पुरुष एक ही खिताब के लिए लड़ते हैं, बस तैयारी थोड़ी अलग अलग होती है। हमारे बीच प्रवीण जी हैं और पावनी हैं, तो मैं दोनों से ही ये सवाल करूंगी कि पुरुष और महिलाओं को अपनी अपनी डाइट में किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, क्या ज़्यादा रखना चाहिए और क्या कम रखना चाहिए? प्रवीण जी, आप प्लीज़ इस सवाल का जवाब। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को ऐसा तैयार करना है कि जो कि लॉन्ग डिस्टेंस जा सके, उसके लिए उसकी प्रैक्टिस करते हुए। और उसके लिए जैसे हमें होता है ना, कार को से हम कहीं जा रहे हैं तो हम पहले उसमें फ्यूल का इंतजाम करते हैं। तो अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करनी है, रनिंग करनी है, तो उतना हमारे शरीर में उतने एनर्जी होनी चाहिए। अगर हम कार की तरह अगर उसको पूरा टॉपअप करके चलेंगे और बराबर समय समय पर फ्यूलिंग करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत नहीं आती है। ओके। पावनी, जब कोच साहब और आपके पिताजी जो हैं वो फ्यूलिंग की बात करते हैं, तो मेरा तो पहला यही सवाल है कि जब बच्चे जो हैं वो आज पिज़्ज़ा और बर्गर के लिए क्रेजी होते हैं, तो पावनी को ये क्रेविंग नहीं होती? कैसे ये डिसिप्लिन पावनी मेंटेन करती है? क्रेविंग तो सभी को होती है, और कुछ हेल्दी तो खाना चाहिए, पर थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी होता है। तो आप वंस इन अ वाइल खाइए, पर रोज़ रोज़ बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और जो डेली घर पे बनता है उससे ज़्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा पावनी, एक बहुत डिफरेंट सी बात है आपकी जो प्रोफाइल है वो ये है कि मुझे आपके घर से पता चला कि आपको डांसिंग का बड़ा शौक था। तो ये डांसर जो है ये कब एथलीट में कन्वर्ट हो गई? क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और क्या कभी स्कूल में कोई बुलिंग या हूटिंग का सामना करना पड़ा कि यार अब तो नाचना वाचना छोड़ के मुझे जो है इस जंग पे निकल जाना है? तो ये स्टोरी प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। स्कूल में बुलिंग वगैरह तो नहीं हुई है, पर स्टार्टिंग से ही मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था। ओके। तो थोड़ा बहुत तो सभी चढ़ाते ही हैं, पर एज अ फ्रेंड सर्कल ही था वो भी जी। पर धीरे धीरे जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब तो वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, आगे जाके सही में दिक्कतें आएंगी, तो डांस वगैरह तो चल ही रहा था साथ में। पर
वो जो था डांस, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा सिर्फ डांस करने से कुछ हो पाएगा। ओके। तो फिर मैंने साइकिलिंग चालू कर दी। फिर साइकिलिंग में मज़ा आने लग गया, तो फिर धीरे धीरे रनिंग भी चालू कर दी। पापा को देखते हो तो दौड़ते ही रहते हैं। फिर स्कूल में स्विमिंग भी होती थी, तो स्विमिंग में भी मज़ा आता था। तो फिर हमने अलग से भी ज्वाइन कर लिया कि स्विमिंग एज अ स्किल आना चाहिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर हमने ऐसे करते करते धीरे धीरे स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग चालू कर दी थी। और ये सब मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, पर जो Okay. मेन चालू हुआ था वो इसी ईयर में। ओके ओके। अच्छा, मुझे एक कॉमन सवाल आप दोनों से ही पूछना है, क्योंकि आप पिता हैं और आप पुत्री हैं और दोनों आयरन मैन हैं। तो पावनी जो है 18 साल की हैं और अभी तो आई थिंक इन्होंने स्कूल ही जो है वो क्रॉस किया होगा, अभी आगे पढ़ाई भी करनी है। तो ये एक क्लब सवाल आप दोनों से है। पहला ये कि आप सिविल इंजीनियर रहे और अब आपने एकेडमी शुरू की है, कि दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सुपर एथलीट नाम की एकेडमी है जहां आप भी जा सकते हैं और आयरन मैन की तैयारी कर सकते हैं। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ी और कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत भी आई होगी और फिर आप इस फील्ड में आए। सेम जो है पावनी जो है आप स्टडीज़ करेंगी, तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या स्पोर्ट्स भी ज़रिया हो सकता है हमारे जीवन यापन को करने का या अर्निंग करने का? स्पोर्ट्स तो जरिया हो सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी उसका स्कोप थोड़ा सा कम है हिंदुस्तान में। बट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, हम लोग भी समझदार हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ डेवलप हो रही है। स्पोर्ट्स भी एक अच्छा जरिया हो सकता है। और स्पोर्ट्स के में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ साथ हम अपने शरीर को ही फिट रख रहे थे, बाकी दूसरे कामों में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। बिल्कुल, यानी अगर आप फिट रहते हैं और फिट रहते हुए आप किसी भी पेशे में जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप सफल होंगे ही, क्योंकि खेल जो है वो सबसे पहले तो हमें डिसिप्लिन सिखाता है और वो सफलता की पहली कड़ी होती है। पावनी से मैं पूछना चाहूँगी कि पावनी, अब तो आप आयरन मैन बन चुकी हैं, लेकिन ये बताइए कि पढ़ाई में किन विषयों में आपका रुझान है? और आप जो बोलते हैं ना कि बच्चों से बोला जाता है कि अब बड़े होके आप क्या बनना चाहेंगी, तो आपका क्या लक्ष्य है आगे? अभी मैं 12th में हूँ, अभी मेरी स्कूलिंग चल रही है बस। और अभी आगे जाके मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी उसके साथ साथ मेरी डॉक्टर के लिए नीट की भी प्रिपरेशन चल रही है। क्या बात है! ये कैसे सामंजस्य स्थापित करती हो? एक्सरसाइज भी करनी है, तैयारी भी करनी है, और नीट ये काफ़ी मुश्किल एक एग्ज़ाम है हमारे देश का, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं। तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करते हो? इसके लिए क्या है कि दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो मेरे उसमें से 2 घंटे फ़िटनेस के लिए सेव रहते हैं। वो 2 घंटे फ़िटनेस मतलब निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो फिर उसके अलावा फिर पढ़ाई, तो सुबह जल्दी उठ के ट्रेनिंग करके फिर मैं जाती थी स्कूल वगैरह। फिर आके भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ रूटीन में आ जाता है। 1 महीना 2 महीना थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, पर फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बैलेंस आने लगता है अपने आप। क्या बात है! या कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की ही बात की है पावनी ने। और जानेंगे कि किस तरीके की दिनचर्या होती है ऐसे आयरन मैन की जो हमारे देश के लिए खिताब लेके आते हैं। ये सारा कुछ हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम खेल समय में। हमारे साथ मौजूद हैं आयरन मैन कोच प्रवीण जी और एक आयरन मैन खुद ही हैं हमारे साथ पावनी। हम बात कर रहे थे कि दिनचर्या में डिसिप्लिन नाला, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खेल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ कि क्या दिनचर्या होती है, कितने बजे उठना होता है, कितने बजे सोना होता है, ये टाइम टेबल कैसे मैनेज होता है? उठने के लिए जैसे पावनी का तो फिक्स है कि इसको 9 बजे क्लास में अटेंड होना है, तो इसको जल्दी उठना पड़ता है। मगर मेरा ऐसा है कि मैं तो नींद पूरी होने के बाद ही उठता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, तो नींद तो ऑटोमेटिक 5 बजे पूरी हो जाती है, 6 बजे पूरी हो जाती है। तो उसके बाद मैं कभी अलार्म नहीं लगाता उठने के लिए। क्योंकि ट्रेनिंग का एक पार्ट रेस्ट और रिकवरी भी है। तो अगर अपनी बॉडी प्रॉपर रेस्ट और रिकवर्ड नहीं रहेगी तो ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कभी अलार्म नहीं लगाता, मैं जब नींद पूरी थी तभी उठता हूँ। और पावनी कैसे मैनेज करती है? मुझे तो उठना ही पड़ता है जल्दी। अगर ट्रेनिंग करनी है तो सुबह 5 बजे तो उठना ही है किसी भी हाल में, सुबह, क्योंकि 9 बजे तो फिर अटेंड करनी है क्लास। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के ट्रेनिंग करके जल्दी से नहा धो के फिर क्लास पहुंचना रहता है। तो सुबह जल्दी उठना कंपलसरी। अलार्म तो मुझे लगाने पड़ते हैं। मैं रात में जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। ओके, अच्छा, एक चीज़ मुझे ये पूछना है जो मेरे जहन में भी है सवाल और शायद बहुत सारे दर्शकों के जहन में होंगे। आपने ऑलमोस्ट 35 के बाद इस क्षेत्र में जो अपने अनुभव लेने शुरू करे,
बहुत सारे मिथ होते हैं कि जैसे मुझे भी लगता है कि मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ तो शायद मेरा अग्रेशन बढ़ जाता है, कोई बोलते हैं कि ज़्यादा दौड़ने से जो है वो हमारे घुटने ख़राब हो जाते हैं। ये बहुत सारे मिथ होते हैं, तो ये क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएं। कुछ हद तक सही भी है और ज़्यादातर तो गलत है। जैसे घुटने खराब होते हैं, मगर उनके खराब होते हैं या तो वो जो लोग या तो बिल्कुल ना दौड़ते हो या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ते हो। अच्छा। तो या बहुत तेज़ दौड़ते हो। अगर आप सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली प्रॉपर ट्रेनिंग लेके दौड़ेंगे तो उस पर घुटने कभी आपके खराब नहीं, बल्कि घुटने के आजू बाजू की जो मसल्स है जो हमें बॉडी को सपोर्ट कर रही है वो मजबूत होगी तो घुटने के ऊपर आपका लोड कम हो जाएगा, तो वो अच्छा। आपके ज़्यादा लंबे चलेंगे। दूसरा एक और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो आयरन मैन की आपके खिताब होते हैं इसमें साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग जो है वो तीनों में है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इन तीनों का क्या पार्ट होता है, मतलब कितनी देर जो है कितना किस चीज़ को देना पड़ता है? सबसे पहले तो स्विमिंग होती है जी। 1.9 किलोमीटर स्विमिंग के लिए वहाँ पर 70 मिनट दिए जाते हैं। ओके। 70 मिनट के अंदर उसको फिनिश करना है। फिर स्विमिंग कंप्लीट करके हम ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ हमारा सामान, हमारी साइकिल वगैरह सब वहाँ रखी होती है, तो वो साइकिल लेके हमें निकलना है और साइकिलिंग कंप्लीट करनी स्टार्ट टाइम से 5 घंटा 30 मिनट के अंदर। मतलब स्विमिंग प्लस ट्रांजिशन प्लस साइकिलिंग 5 घंटा 30 मिनट फिनिश करनी है। ओके। उसके बाद पार्ट आता है रनिंग का, तो हमें वापस ट्रांजिशन जोन में आना होता है, साइकिल अपनी जगह रखनी है, रनिंग का सामान लेना है, फिर दौड़ लगानी है एक 21.1 किलो हाफ मैराथन की। यानी जो टोटल टाइमिंग होता है लगभग 8 घंटे 8 का घंटा होता 30 है। मिनट का। और इसमें ब्रेक किस तरीके के होते हैं? आपको ब्रेक कोई नहीं, बीच में- टाइम तो आपके टाइमिंग मेट क्रॉस करते ही चालू हो गया आपका टाइमिंग। आपको जैसा ब्रेक लेना है जो आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप ले अच्छा, सकते तो हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सहूलियत उसमें आप ले ब्रेक सकते ले हैं। सकते हैं। ओके। मैंने जो पढ़ा आपके बारे में, आपने जो है देश को अब तक लगभग 13 आयरन मैन दिए हैं। इन 13 आयरन मैन से कोई ऐसे हैं जिनकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट हो, जैसे हम पहले एक इंटरव्यू हमारे केंद्र में कर चुके हैं जो एक डॉक्टर साहिबा थी और उन्होंने आयरन मैन की उपाधि ली। आप खुद सिविल इंजीनियर थे और उसके बाद फिर आप आयरन मैन बने, तो कोई ऐसे शख्स हैं जो आयरन मैन बने और जिनकी जर्नी कुछ डिफरेंट रही हो? मेरे पास तो सारे एथलीट पावनी को छोड़ के बाकी सारे मेच्योर्ड ही है। अच्छा। 30, 35, 40, 45, कुछ लोग 70 साल के भी हैं। तो सबकी जर्नी आप लगभग सभी की जर्नी अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग है, जी। क्योंकि बचपन में जब अपन फिट हो तब करना अलग बात होती है, जब हम मेच्योर रहते हैं, मिडिल एज हो जाते हैं तब करना अलग बात है, तब हमारा शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। जी। तो इसमें हमारे ग्रुप में एक शुभेंद्र का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा। जब शुभेंद्र मेरे पास आया था तब वो 120 किलो का था। अच्छा, तो 120 किलो जी, के वो खुद थे। हाँ। ओके। तो उसके बाद उसने ट्रेनिंग चालू की और धीरे धीरे करके उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, जो वर्कआउट देता हूँ पूरा 100% फॉलो करता है वो। धीरे धीरे करके उसने अपना वज़न भी कम कर लिया, बल्कि साइकिलिंग में भी 200, 400, 600 किलोमीटर की साइकिलिंग की उसने कई बार। उसके अलावा एक इवेंट 1000 किलोमीटर का साइकिलिंग का भी किया, कानपुर से दिल्ली, क्या दिल्ली से बात है! कानपुर। अगर शुभम या उनके परिवार से कोई भी ये कार्यक्रम देख रहा है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई और सलामी है आपको इस जज्बे के लिए। उसके अलावा भोपाल से उसने एक पीबीपी करके रेस होती है, पेरिस ब्रेस्ट जी। पेरिस, जी। वो फिनिश करने वाला इकलौता बंदा है शुभेंद्र। क्या बात है शुभेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई और हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे देश का इस तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं। पावनी से पूछना चाहेंगे कि पावनी, ये 3 चीज़ें जो होती हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, तो इनमें से तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा रहा और थोड़ा सा वीक पॉइंट कौन सा रहा? इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट और वीक मेरे ऐसा तीनों में से कुछ नहीं है, तीनों को साथ में ही लेके चलना पड़ता है। क्या बात है! हाँ, और अगर जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप स्विमिमिंग ठंड में इतना मन नहीं करता कि पानी बहुत ठंडा रहता है, तो आप उस टाइम साइकिलिंग लेके चल लो, Okay. रनिंग लेके चल लो। आप कभी बोर हो जाओ रनिंग से तो आप स्विमिंग ले लो, साइकिलिंग ले लो, तो तीनों में बैलेंस बना रहता है ऐसे। ओके। अच्छा, ये एक और सवाल जाते जाते बहुत ज़रूरी है। आजकल हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। थोड़ी सी फेलियर हुई और आत्महत्याएं होती हैं, ना केवल पालक ही परेशान हो रहे हैं बल्कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी छोटी उम्र में दुखी हो जाना, हार जाना। तो आप मुझे ये बताइए पावनी, कभी ऐसा डिप्रेशन का फेज़ आपके ज़िंदगी में आया, या फिर स्पोर्ट्स जो है वो, प्रदीप जी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्पोर्ट्स है वो कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छे रखने में मदद करता है? पहले पावनी बताएंगी कि कभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी से सामना हुआ है तो कैसे स्पोर्ट्स ने हेल्प किया? मेरा इन सब चीज़ों से अभी तक इतना गंभीर सामना तो नहीं हुआ, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मैं करती हूँ वो कभी ये सब आने ही नहीं देता मेरे ऊपर। स्पोर्ट्स में ऐसा है कि वो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज़ करता है, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको एक खुशी होती है। इसलिए कभी मेरा इन सब चीज़ों से सामना ही नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत तो सभी को ही होता है।
और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और किसी को हो रहा है तो उससे ज़रूर किसी डॉक्टर से या किसी से भी, अपने पेरेंट्स से जाके बात करनी चाहिए। क्या बात है, आपका सर इस पे क्या कहना है? मेरा कहना है कि स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, हारना भी सिखाता है, बल्कि स्पोर्ट तो बिल्कुल। कई बार जरूरी नहीं हम हमेशा सफल होते हो, तो हमसे भी अच्छे पूरी दुनिया में लोग हैं। हम तो मुझे लगता नहीं कि हम कहीं वर्ल्ड मैप पे कहीं भी स्टैंड करते हैं, लेकिन जब हम हारना सीखते हैं तो उसी से हमारा जीत का रास्ता तय होता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात सर ने बोली है। सर गुरु भी हैं और पिता भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सारे पालक ये सुने कि अपने बच्चों को सिर्फ जीत के लिए तैयार ना करें, बल्कि अगर वो हार जाते हैं उसके लिए भी उन्हें तैयार करें, उनका हमेशा सपोर्ट बन के रहें। और समय हमारे पास कम है, पर लग रहा है कि पावनी और प्रवीण जी को हम सुनते रहें, पर लास्ट में मुझे लगता है कि दर्शकों को कुछ ऐसा मैसेज आप प्लीज़ कन्वे करें जो आगे इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उनको सफलतम बनाने के लिए उनको लाभकारी हो। जाते जाते आप क्या मैसेज देना मैसेज तो ये है कि हमेशा चलते रहो, खुश रहो, हंसते रहो। एक शेर बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ए उम्र कुछ कहा मैंने शायद तूने सुना नहीं, ए उम्र कुछ कहा मैंने शायद तूने सुना नहीं, तू छीन सकती है बचपन मुझसे पर मेरा बचपना नहीं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। पावनी क्या मैसेज देना चाहेगी इस जनरेशन को कि कैसे लड़ाई में शामिल हुआ जाता है और कैसे सफल हुआ जाता है? अगर आपके पास कोई चांस है तो आप उसे मत छोड़िए, आगे जाके बहुत रिग्रेट होगा, अभी मिल रही है चांस, आप ले लीजिए बिल्कुल। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है कि आज में जिए, आज हमारे बीच जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करें, जाने ना दें, इस चीज़ की परवाह ना करें कि उसका जो फल है वो क्या होगा। गीता को पढ़िए और कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं पावनी के और प्रवीण सपकाल जी के, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव जो है साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को इतने सारे प्यार के लिए और हमें देखते रहने के लिए। इस वादे के साथ इजाज़त दीजिए कि अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में एक और महानुभव से आपका परिचय कराएंगे, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आपकी भूमिका को बहुत बहुत धन्यवाद।